So hello dear students, welcome to all of you in BioPlanet by अंजू मौर्य। और मैंने ये चैनल स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। इसमें हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग बायोलॉजी आप लोगों को मिलेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करिए आप लोग, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जिसके जो भी एस्पिरेंट्स हैं, बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये लिंक शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, तो इसको हम लोग ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। व्हाट आर द एमिनो एसिड्स, एकदम अच्छे से समझिएगा आप लोग। एमिनो एसिड्स, तो देखिए एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। एज द नेम इंडिकेट, एमिनो, एक नाम क्या है इसका, एमिनो, मतलब यहाँ पे एक एमिनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है। एसिडिक ग्रुप में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एमिनो ग्रुप क्या है, बेसिक ग्रुप। क्या है, बेसिक ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक एसिडिक ग्रुप हो और एक बेसिक ग्रुप हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। मतलब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन अमाइनो ग्रुप। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और एक अमाइनो ग्रुप हो, उसको हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। बहुत अच्छे से समझना, मैंने कम से कम कहा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एसिडिक ग्रुप भी एक से ज़्यादा हो सकता है और बेसिक ग्रुप भी एक से ज़्यादा हो सकता है। आप समझने की कोशिश करना, अगर एसिडिक ग्रुप एक से ज़्यादा है, अगर एसिडिक ग्रुप एक से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड, और अगर बेसिक ग्रुप एक से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। जरा इसको समझते हैं हम लोग अभी। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट हैविंग वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन अमाइनो ग्रुप। अब जरा ध्यान से देखते हैं इसको हम लोग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन अमाइनो ग्रुप, और एक इसमें R ग्रुप होता है और एक इसमें H ग्रुप होता है। एक R ग्रुप होता है जो कि वेरिएबल होता है। R ग्रुप कैसा होता है, वेरिएबल होता है। ध्यान से समझना, R ग्रुप कैसा होता है, वेरिएबल होता है। और ये जो H ग्रुप है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक अमाइनो एसिड का फार्मूला हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से इसको देखना। अब जरा इस फार्मूले को देखते हुए, इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, जिस कार्बन से दोनों के दोनों आयनाइजेबल ग्रुप अटैच्ड हैं, जिस कार्बन से दोनों के दोनों आयनाइजेबल ग्रुप अटैच्ड हैं, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन क्या है, जिससे दोनों के दोनों आयोनाइजेबल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं। एक पॉइंट और है कि ऑल अमाइनो एसिड्स, जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, आर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, या वी कैन से सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। कैसे होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि मीथेन का फार्मूला क्या है, ये है मीथेन हमारा CH4 होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो मीथेन के ही सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे एक इसका H ग्रुप किससे रिप्लेस हो गया, इसका एक H ग्रुप R से रिप्लेस हो गया, एक H ग्रुप इसका COH से रिप्लेस हो गया, एक H ग्रुप इसका NH2 से रिप्लेस हो गया, और एक H ग्रुप तो कांस्टेंट है। तो हमने क्या कहा कि जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो किसके सब्स्टिट्यूट हैं, मीथेन के सब्स्टिट्यूट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते रहिएगा। ओके, अगली चीज हम क्या देखते हैं कि अब जैसे मान लीजिए हमने अमाइनो एसिड को इस तरीके से लिखा,
मैंने क्या कहा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमाइनो ग्रुप, ठीक है, 1 R ग्रुप एंड 1 H ग्रुप। इतनी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ऐसे मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, एक अमाइनो ग्रुप हो, एक R ग्रुप हो और एक H ग्रुप हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए R वेरिएबल होता है। R वेरिएबल होता है का मतलब क्या है, यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है। R अगर H है, R CH3 हो सकता है, R क्या हो सकता है, CH2OH हो सकता है, या फिर R कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। बात को समझना एकदम अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये RH है तो ये होगा ग्लाइसिन। ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा, ग्लाइसिन। अगर ये RCH3 है तो ये होगा सेरीन, ठीक है। और सॉरी, R अगर CH3 है तो ये हो जाता है एलेनिन। क्या हो जाता है, एलेनिन। और अगर RCH2OH है तो ये हो जाता है सेरीन, जिसको हम कहते हैं CH2OH क्या है, हाइड्रोक्सिल मेथिल। क्या है, हाइड्रोक्सिल मेथिल। तो हमने क्या कहा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें R क्या होता है, वेरिएबल होता है। RH भी हो सकता है, RCH3H भी हो सकता है, R क्या हो सकता है, ये हो सकता है CH2OH हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो एमिनो एसिड्स होते हैं नेचर में लगभग 20 टाइप, सॉरी हमारी बॉडी में लगभग 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। अभी मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। आगे क्या है ये जरा समझना। अब एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं आपसे कहूँ ग्लाइसिन का फार्मूला लिखिए तो आप लिख सकते हैं ग्लाइसिन क्या है। देखिए C है, COOH हो गया, ठीक है, यहाँ पे NH2 हो गया, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ग्लाइसिन क्या है, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। क्या है, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स है। क्यों ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, क्योंकि इस H से सिंपल कुछ नहीं हो सकता। इस H से सिंपल कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। अब एक बात हम लोग आगे चलते, अगर इसी H की जगह CH3 कर दे तो ये एलेनिन हो जाएगा, अगर CH2OH कर दें तो ये सेरीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हम आगे क्या देखते हैं, इसको ध्यान से समझना जरा, कि जब जैसे मैंने अभी बताया कि एमिनो एसिड का मतलब क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, एक अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, एक R ग्रुप होना चाहिए, एक H ग्रुप होना चाहिए। हमने कहा था ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना। जिस कार्बन से दोनों आयोनाइजेबल ग्रुप अटैच्ड हों उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर ये कार्बन अल्फा कार्बन है तो इस अल्फा कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। क्यों ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन को हम लोग एक और नाम देते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इसको हम लोग और कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसा क्यों कहते हैं तो जरा ध्यान से समझना। ऐसा कार्बन, ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना, ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं उसको कायरल कार्बन। तो देखिए ये कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हैं, 4 अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। अब आगे जरा इस बात को आगे समझते हैं हम लोग, तो हम कह सकते हैं एक और चीज समझना कि जो भी कायरल कार्बन होता है या जो भी मॉलिक्यूल कायरलिटी शो करते हैं वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जरा बात को समझने की कोशिश करना, जो भी मॉलिक्यूल कायरलिटी शो करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, आप जरा हमको ये बताएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है ऐसा
ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं या तो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तो हमें पता है कि राइट डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं लीवो रोटेटरी, उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, या हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट either in right direction or in left direction, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक। तो हम कह सकते हैं जितने भी अमीनो एसिड हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। कैसे, देखिए ग्लाइसिन का फॉर्मूला मैं लिख दूं COOH NH2H, क्योंकि मैंने कहा था R अगर H हो गया तो वो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा, तो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन है। अब जरा मुझे ये बताना कि यहाँ पे जो कार्बन है अल्फा कार्बन, क्या वो कायरल कार्बन है, क्या उससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं? नहीं, यहाँ पे 3 ही डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, 2 H हो जा रहा है और एक COH है, एक NH2 है। तो ग्लाइसिन में कार्बन जो है वो कायरल कार्बन नहीं है, और अगर ये कायरल कार्बन नहीं है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई है तो हम आगे मूव करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि देखिए अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड जो हैं ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब जितने भी अमीनो एसिड हम लोग आगे पढ़ेंगे वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे एक्सेप्ट ग्लाइसिन। केवल ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसका अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन नहीं है, और सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन है। अच्छा, ग्लाइसिन देखिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सोयाबीन में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स, इसका नाम ही ग्लाइसिन मैक्स है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये अमीनो एसिड के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हमने अभी समझा। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, यहाँ तक हमने इस बात को समझ लिया है। और कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, और कौन सी ऐसी अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, या फिर हम लोग देखते हैं एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड, एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब चलिए इसको हम लोग एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड, इसका मतलब क्या है, एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक अमाइनो एसिड रखा है, देखिए ये क्या है, CCOH, फिर यहाँ पे क्या है NH2,
यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे क्या है R। अब हम अगर इसी अमाइनो एसिड को एसिडिक कंडीशन में रखते हैं, एसिडिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, लो पीएच पे रखते हैं या फिर हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन में रखते हैं। सारी बात एक ही है। कंडीशन नंबर 1 ध्यान से समझना, अगर इस एमिनो एसिड को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एसिडिक कंडीशन, लो पीएच या हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन। चलिए दूसरा केस हम लेते हैं, यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं। हम लोग इसे बेसिक कंडीशन में रखते हैं। किस में रखते हैं, बेसिक कंडीशन में रखते हैं। बेसिक कंडीशन का मतलब यहाँ पे हो गया हाई पीएच या फिर प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या हो, कम। सारी बात एक ही है, क्योंकि हमें पता क्या होता है, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कंसंट्रेशन। H प्लस अगर ज़्यादा है मतलब pH कम होगा, मतलब pH कम है तो H प्लस ज़्यादा होगा। हमें ये भी पता है कि 7 से कम pH, लेस देन 7 अगर है तो इस pH को हम लोग कहते हैं, pH का मान लेस देन 7 है तो ये क्या होगा, एसिड होगा। pH का मान मोर देन 7 है तो ये कंडीशन क्या होगी, बेस होगा। ठीक है, और अगर pH अप्रोक्सीमेटली 7 है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। ये बात तो लगभग सबको पता हो। अब हम इसको देख लेते हैं, और एक कंडीशन हमने रखा कि इसको हमने pH 7 पे रख दिया। किस पे रखा, pH 7। 3 कंडीशन हमारे पास है। पहला कंडीशन क्या है, एसिडिक कंडीशन, दूसरा है बेसिक कंडीशन, और तीसरा कंडीशन क्या है, इसे हमने pH 7 पे रखा। जरा देखते हैं इसको कैसे है ये। तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको एसिडिक कंडीशन में रखा, इसी मॉलिक्यूल को, किस मॉलिक्यूल को हम लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसको मैं रब कर रही हूँ, तो होगा क्या, सराउंडिंग में प्रोटॉन बहुत ज्यादा है। मतलब यही मॉलिक्यूल मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ, COOH, ठीक है, NH2, फिर R है यहाँ पे और H। अच्छा बताओ, सराउंडिंग में प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, हर तरफ प्रोटॉन घूम रहे हैं, हर तरफ प्रोटॉन घूम रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताना जरा कि जब हर तरफ प्रोटॉन घूम रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट, भाई देखिए सराउंडिंग में प्रोटॉन ज़्यादा है तो कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये तो करेगा नहीं, इसके पास ऑलरेडी प्रोटॉन है, ये एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को, और जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये कंडीशन बन जाएगी COOH, ठीक है, R, यहाँ पे H ऑलरेडी है, ये NH3 प्लस हो जाएगा। NH3 प्लस मतलब रिजल्टेंट मॉलिक्यूल मेरा ये बना, यही बना ना, आप जरा समझना इस चीज को, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल मेरा ये बना। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, इस मॉलिक्यूल के पास टेंडेंसी है, ये प्रोटोनेटेड हो गया ना, कैसा हो गया, ये प्रोटोनेटेड हो गया है। कैसा हो गया, ये प्रोटोनेटेड हो गया। प्रोटोनेटेड हुआ का मतलब ये है कि अब इसके पास टेंडेंसी है प्रोटॉन लूज करने की, इसके पास प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और इसके पास टेंडेंसी है प्रोटॉन को लूज करने की। और कोई भी मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन को लूज कर सकता है वो एसिडिक मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिडिक मॉलिक्यूल, उसका बिहेवियर एसिडिक कहलाता है। तो ये प्रोटॉन लूज कर सकता है, मतलब इस वक्त ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट्स एज एसिड। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज एसिड। तो हम कहेंगे कि जब हम किसी अमीनो एसिड को लो पीएच पे रखते हैं या हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन पे रखते हैं या एसिडिक कंडीशन में रखते हैं तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है, मतलब उसके पास अब प्रोटॉन लूज कर सकता है ना, उसके पास हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन हो गया और आगे चल के वो प्रोटॉन लूज कर सकता है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो लो पीएच पे एसिडिक बिहेवियर है इसका। इस वाली कंडीशन में आते हैं, अब सेम इसी मॉलिक्यूल को, अमीनो एसिड को हमने क्या कहा, देखो यहाँ पे COOH है, NH2 है और क्या है, ये H है, ये R है।
इसको हमने हाई पीएच पे रखा, मतलब सराउंडिंग में प्रोटॉन बहुत कम है। सराउंडिंग में प्रोटॉन क्या है, बहुत कम है। अगर सराउंडिंग में प्रोटॉन कम है तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर जाना चाहेगा ना। देखिए सराउंडिंग में प्रोटॉन कम है तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल प्रोटॉन लूज करना चाहेगा, और ये अगर प्रोटॉन लूज कर दिया तो कौन लूज कर सकता है, ये कौन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हमारा कैसा बन जाएगा, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा, देखिए इस तरीके से, सॉरी, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा इस तरीके से। जरा देखना इसको, CO माइनस NH2, और ये क्या है H, और ये क्या है R। अब जरा इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे तो ये प्रोटॉन डिफिशियंसी है यहाँ पे, है ना। मतलब अब ये मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, कोई भी मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो कहलाएगा बेस। तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज बेस, ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो मतलब लो पीएच पे ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और हाई पीएच पे ये बेस की तरह बिहेव करता है। तीसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम इसे pH 7 पे रखते हैं तो pH 7 का मतलब ये है न्यूट्रल pH। क्या है, न्यूट्रल pH। तो देखिए इसी मॉलिक्यूल को अगर हम pH 7 पे रखते हैं तो इसका ये ग्रुप प्रोटॉन को लूज कर देगा, और ये वाला ग्रुप इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये लूज किया तो ये CO माइनस हो गया, ठीक है, और इसी ने इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये NH3 प्लस हो गया। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद देखो ये R है और ये H है, मतलब यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे नेट चार्ज हो गया 0, नेट चार्ज हो गया 0। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं ज्वीटर आयन। क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन। ध्यान से समझना है, जिसका ज्वीटर आयन मतलब नेट चार्ज 0 है। अगर नेट चार्ज 0 है किसी मॉलिक्यूल पे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना तो एनोड की तरफ मूव करेगा ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन। तो ज्वीटर आयन क्या है, जब हम एमिनो एसिड को न्यूट्रल पीएच पे या फिर pH 7 पे रखते हैं तो चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज 0 हो जाता है, और उस मॉलिक्यूल का नेट मूवमेंट कहीं भी नहीं होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ज्वीटर आयन। तो इस तरीके से देखिए एमिनो एसिड का एसिड बेस बिहेवियर क्या है, एसिड बेस प्रॉपर्टी। और एक और चीज आप याद रखना, आप इसको देख सकते हो ध्यान से। देखिए एक चीज आप और याद रखना कि अगर कोई मॉलिक्यूल एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक, या फिर एम्फोलाइट्स कहते हैं, एम्फोलाइट्स। तो एम्फोलाइट्स या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ, इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो एमिनो एसिड एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। तो आज के लेक्चर में हमें आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एमिनो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, एमिनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरल कार्बन क्या होता है, और एमिनो एसिड की एसिड बेस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे। जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है मेरे इन सारे वीडियोज़ के जरिए। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत से, अगर आपको कोई और भी चीज़ें, आपको और किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए।